चलो, तो हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम वैल्यूज बिलीव्स, हमने पूरा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो वैल्यू बिलीव्स में थोड़ी सी और डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए, सबसे पहले डिफरेंस बताओ मुझे, वैल्यूज और बिलीव्स में डिफरेंस क्या है? वैल्यूज इजीली चेंज नहीं होंदियां, बिलीफ चेंज होया वैल्यूज क्या बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती? हो जाती, मतलब इजीली चेंज नहीं होंदियां। ठीक है, देखो पहले हमने 2 सर्कल बनाए थे। तो हमने पढ़ा था बिलीव्स ऐसी चीज है जो आउटर सर्कल में लाई करती है, यानी कि ये आराम से, ये बस मन में कोई फीलिंग है उससे जुड़ी हुई चीज है। तो ये हमेशा कैन बी चेंज्ड, हमेशा बदली जा सकती हैं। ठीक है, वैल्यूज ऐसी चीज होती हैं जो बंदे के कोर में होती हैं। ये तुम्हारे कुछ ऐसे बिलीव्स थे किसी टाइम पे जो बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई हो चुके हैं। ठीक है, इन्हें बदलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तुम इनके साथ हर टाइम स्टिक करोगे ही करोगे, वो आपके वैल्यूज और बिलीव्स में फर्क है। अब आगे बढ़ते हुए हमने वैल्यूज को भी 2 हिस्सों में बांट लेना है, इनसे भी अंदर वाली वैल्यूज भी आपकी 2 हिस्सों में होगी। एक आ गई आपकी आउटर वैल्यूज और एक आ गई आपकी इनर वैल्यूज। तो बिलीफ वो जो आसानी से बदला जा सकता है, कोई चैलेंज करेगा या कोई नया एक्सपीरियंस होगा, अपने आप बदला जाएगा। वैल्यूज ऐसी चीज थी जिससे तुम होल्ड ऑन करते हो। होल्ड ऑन में भी सबसे कोर वैल्यूज जो होती हैं वो इनर वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इनर कह लो, या इनर के लिए दूसरा वर्ड ट्रिंसिक, TRIN, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक या इनर वैल्यूज एक ही बात है। ठीक है, तो जो इनर वैल्यूज हैं ये तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। जो इनर वैल्यूज हैं ये तुम्हारे साथ हमेशा रहे। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर तुमने बहुत टाइम से तुम इन्हें अपनी लाइफ में मेंटेन करते आए हो। ये हमेशा एंड इन इटसेल्फ होगा कि इससे ऊपर तुम्हारे लिए, तुम्हें इसे अचीव करना ही तुम्हारा फाइनल गोल है। जैसे लेट्स सपोज बहादुरी, करेज, किसी भी चीज में तुम करेज दिखा रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई भी हो सकती है, मतलब देश के लिए लड़ाई भी हो सकती है, कोई फालतू की किसी ने किसी कार में कोई रिक्शा मारा, वो भी लड़ाई है। पर वहां पे 10 बंदे भी इकट्ठे हो गए तब भी लड़ने को तैयार हो, वो करेज है। काम ठीक नहीं कर रहे हो तुम, पर करेज तो तब भी शो किया है। ठीक है, चाहे बाद में मार खा गए, पर करेज यही था कि वहां जाके खड़ गए, मैं नहीं हिलता, वो करेज है। तो ये अपने आप में एंड है कि मैंने एक वैल्यू शो करनी ही करनी है, वो है करेज। ये है तुम्हारी इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई भी हो सकता है, ट्रुथ, ऑनेस्टी, एक्टिविटी, कुछ भी हो सकता है। वो तुम्हारी कौन सी वैल्यू होगी? इंट्रिंसिक। अब बात करते हैं दूसरी, आउटर वैल्यूज, या आउटर वैल्यूज को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक हमेशा सपोर्टिव है, ये सपोर्टिव वैल्यूज है। ये अपने आप में कभी कोई एंड नहीं होती, ये एंड को अचीव करने का तरीका है। ठीक है, जैसे कि
हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू का एग्जांपल लगाते हैं, मतलब ये इनकी सपोर्टिंग है, ये इन्हें सपोर्ट करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू है तुम्हारी कि तुम्हें चैरिटी करनी बड़ी पसंद है, लोगों का भला करना बड़ा पसंद है। तुम किसी भी हालत में तुम नहीं चाहते किसी का बुरा हो, और जिसे जरूरत है तुम चाहते हो हमेशा तुम उसकी मदद के लिए वहां पे हो। तो चैरिटी के लिए तुम्हें सबसे पहली चीज क्या चाहिए? क्या चाहिए चैरिटी के लिए? क्या तुम चैरिटी कर सकते हो? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते? हाँ, पैसे नहीं है, सही चीज है। सबसे पहले तुम्हें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ठीक है? बिना पैसे के कहो कि मैं सबकी मदद करना चाहता हूं, कोई मदद भी नहीं लेगा। तो वो कहेगा तू अपनी मदद कर ले, बहुत है। ठीक है, एक कटोरे से दोनों क्या खाएंगे? तो प्रॉस्पेरिटी देखो, अगर आपके पास धन दौलत सब कुछ आती है, आप किसी भी रास्ते जा सकते हो, या अपने ऊपर खर्च करने में जा सकते हो, या चैरिटी की तरफ भी जा सकते हो। तो प्रॉस्पेरिटी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। पैसे को तो तुम जैसे मर्जी यूज कर सकते हो या नहीं भी कर सकते, ठीक है? जब तुमने उसे चैरिटी के लिए यूज किया तब जाके वो एक वैल्यू बनी। मतलब नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है कि तुमने याशी में उड़ा दिया, पर उसके लिए भी तो प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो मैं बोलूँ कि जाओ जाके फॉरेन कंट्री का टूर लगाया हो, लगा लोगे? क्यों? अगर मतलब कभी कनाडा जाने का मन किया तो सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ठीक है? प्रॉस्पेरिटी के थ्रू ही बाहर जा पाओगे। ये वैल्यू ये है, बाहर घूमने भी जाना है तो वो वैल्यू हो गया कि तुम्हें घूमना पसंद है, पर उसके लिए सपोर्ट किसका चाहिए? पैसे का, प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है? तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है जो सपोर्टिंग होती है, इंट्रिंसिक होती है जो अपने आप में एंड है, ठीक है? अगर दोबारा समझाऊं, पक्का? लवप्रीत क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है। अब तुम्हारे नोट्स में पूरी डिटेल दी है पॉजिटिव वैल्यूज की और नेगेटिव वैल्यूज की, ये तुम्हें याद रखनी है, ठीक है? जहां पे क्वेश्चन में ये वर्ड यूज कर पाओ वहां पे जरूर करना, ठीक है? तभी इन्हें अलग अलग लिख दिया है ताकि आंसर राइटिंग में ये वर्ड्स, कहीं अगर कोई क्वेश्चन, लेट्स सपोज केस स्टडी का क्वेश्चन है, उसमें अपनी तुम एजिलिटी क्या होता है? एजाइल होना, नॉलेज, हाँ जी, नॉलेज। तो इसलिए जब ये सारे वर्ड्स पढ़ोगे, पहले तो अभी तक पढ़े क्यों नहीं है, तुम्हें क्लास से आगे चलना चाहिए, पीछे नहीं, ठीक है? और जो वर्ड नहीं आते उनके डिक्शनरी से देख के मतलब भी लिखो। एल्ट्रुइज्म, यूफोरिया, कॉन्टूर, ये तो पता होगा। मॉडेस्टी क्या होता है? मॉडेस्ट होना लाइफ में, ये तो बथेरी वर्ड सुनाता है, तो बहुत ही मॉडेस्ट चाहिए। एडवांस, एडवांस नहीं, जिसमें घमंड नहीं होता, मॉडेस्ट है। कुछ पहली बात तो घमंड उसी में ही होता है जिसने कुछ किया हो लाइफ में,
ठीक है, उसके बाद जब उसने कुछ कर लिया है, अगर उस बंदे में घमंड नहीं है, बहुत ही डाउन टू अर्थ जो बंदा है, उसे कह सकते हैं कि वो मॉडेस्ट आदमी है। ठीक है, तो क्लियर है, तो लाइफ में मॉडेस्ट रहना है। ठीक है, अब इस पूरे के आखिरी टॉपिक से पहले, अच्छा हाँ ये भी कर लें, वर्चूज क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये आपके एक्चुअली एथिक्स की स्टेटमेंट भी, सॉरी एसे की स्टेटमेंट भी बनी हुई है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड में, पेज नंबर 12 पे देखोगे तो, सो एन एक्ट रीप ए हैबिट, सो ए हैबिट रीप ए करेक्टर, सो ए करेक्टर रीप ए डेस्टिनी। क्या मतलब है इसका, और तुम्हारे लाइफ के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इसका, जो चीज करना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। नहीं, एक एक करके समझाओ। ये तो तुमने, हाँ जी सर कोई काम करो, हम्म काम शुरू करो, उस काम को अपनी हैबिट बनाओ। हम्म कोई हैबिट शुरू करो, उस हैबिट से अपना कैरेक्टर बना लो। फिर करेक्टर शुरू करो, उससे डेस्टिनी बना लो। ठीक, हाँ बिल्कुल। देखो, तुम्हें लगता है तुम्हें लाइफ में कोई चीज अचीव करनी है, सबसे पहले कुछ करो उसे अचीव करने के लिए। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, कुछ भी बनना है, सबसे पहले एक्ट क्या है, पढ़ाई करना शुरू करो, रोज पढ़ो। जब तुम रोज पढ़ना शुरू कर दोगे, वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी कि हाँ मैंने बिना पढ़े नहीं सोना, अपना टारगेट पढ़े बिना नहीं सोना। ठीक है, तुम्हारे उसके, जब ये तुम्हारी हैबिट बन गई, तुम्हें नॉलेज अपने आप एक्वायर होगी, नॉलेज एक्वायर होगी, वही तो तुम्हारे करेक्टर को डेवलप करेगी, तुम्हें एक नॉलेजेबल पर्सन बनाएगी, वो तुम्हारा करेक्टर है जिसे उसने डेवलप किया। और जब तुम्हें नॉलेज अचीव होगी, डेस्टिनी तुम्हारे सामने अचीव होगी। तो पूरे एग्जाम का मंत्र ये सामने लिखा हुआ, ठीक है। हाँ जी, उम्मीद मेंस की क्लास चल रही है, ठीक है। तो वर्चूज इन्हीं चीजों को प्रमोट करते हैं। वर्चूज तुम्हें कहते हैं कि गुड हैबिट्स, पहले गुड एक्ट करो, गुड एक्ट से गुड हैबिट्स आएंगी, गुड हैबिट से गुड करेक्टर बनेगा, और गुड करेक्टर से एक अच्छी डेस्टिनी अचीव होगी। ठीक है, और क्योंकि तुम सब अच्छे काम कर रहे हो वर्चूज के थ्रू, एरिस्टोटल की थ्योरी क्या कहती है, इसके स्टार्टिंग में पढ़ा था, हाँ क्या हैप्पीनेस, अगर अच्छी चीजें करोगे, कोई भी नहीं, अगर अच्छी चीजें करोगे तो खुद ही खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। तो डेस्टिनी मिलते मिलते खुशी भी मिलेगी, दोनों चीजें एक साथ हो गए। हाँ ये वैसे ही पुराने, कोई स्पेसिफिक किसी का नहीं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज, अब तुम्हारे अंदर जो भी तुम्हारे लाइफ में तुम किसी भी चीज के ऊपर कोई भी चीज में मानते हो, या जो भी तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कहां से आए हैं, जो तुम हो वो क्यों हो, किनका रोल है, किनकी गलती है ये कि आप ऐसे हो, हैं? मजाक कर रहा हूं, अच्छी चीज है।
सबसे पहले रोल आता है फैमिली का। फैमिली में भी एक साइड आते हैं पेरेंट्स और एक साइड क्या आते हैं सिबलिंग्स, जिनसे सब उठपटांग हरकतें सीखते हो। ठीक है, बड़ा सीख के आएगा, छोटों को भी सिखाएगा। तो ये है फैमिली का रोल। फैमिली के बाद किनसे मिलते हो? टीचर्स। स्कूल जाते हो ना, टीचर से मुलाकात होती है। उसके बाद बुरी संगत पालते हो, फ्रेंड से मिलते हो। तो ये सारे मिलके तुम्हारी लाइफ के बिलीव्स और वैल्यूज बनाते हैं। लाइफ में सबसे पहला एक्सपोजर हमेशा पेरेंट्स से मिलता है। जो फर्स्ट इमोशंस और उनसे जुड़े हुए रिएक्शंस जो हैं वो तुम पेरेंट्स से सीखते हो। अगर लेट्स सपोज किसी के फादर को और मदर को दोनों को क्रिकेट देखने का बहुत शौक था, क्रिकेट के मैच में जब भी इंडिया जीतती है वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, बुरी तरह पार्टी है। पर जब इंडिया हारती है तो बहुत ही ज्यादा दुखी होकर घूमते हैं। तो बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में लाइफ टाइम के लिए ये इंप्रेशन बन जाएगा कि जब इंडिया हारा करेगा वो अपने आप ही दुखी हो जाएगा, चाहे उसे क्रिकेट का कख ना समझ आता हो। ठीक है, क्योंकि उसके मन में इंप्रेशन वो पड़ा। अगर किसी बच्चे ने देखा कि जब भी टैक्स की बात आती है, जो फादर थे उन्हें थोड़ी टेंशन होने लग जाती है, वो बच्चा टैक्स को हमेशा टेंशन से जोड़ के ही चलेगा। ठीक है, और जब भी सुनेगा टैक्स, उसके मन में हमेशा आएगा कोई टेंशन वाली बात है, उसे वो अच्छे तरीके से कभी ले ही नहीं पाएगा। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है। फिर आता है अगला रोल सिबलिंग्स का। सिबलिंग्स एक तरह से फर्स्ट फ्रेंड्स के तौर पे एक्ट करते हैं। सबसे पहले वही फ्रेंड बनते हैं। ठीक है, तो वही उठपटांग हरकतें एक दूसरे को सिखाना, कोई एक वैल्यू कहीं से एक्वायर करके आया वो दूसरे को। ठीक है, तो ये संगत का असर, बिकॉज ये रिलेशन जो होता है ये ट्रस्ट के ऊपर बना होता है। ट्रस्ट में क्या होता है, दूसरे की बात में बिलीव ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इस कारण एक दूसरे से वैल्यूज एक्सचेंज करना भी बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है? अगला, अब बच्चा गया स्कूल में, पूरी स्कूल कॉलेज लाइफ पूरी बिता दी, तो हर जगह टीचर्स मिले। टीचर्स लर्निंग से लेके मॉरल्स तक की टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब सब्जेक्ट से लेके मॉरल्स तक की सारी चीजों की टीचिंग, और उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये टीचर्स का रोल होता है लाइफ में कि आपको वो कैसी एक होगा टीचर आएगा बस पढ़ा के चला जाएगा। ठीक है, स्कूल में ऐसे टीचर भी होंगे, कुछ स्कूल में ऐसे टीचर भी होंगे जो बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे अपने सब्जेक्ट में, और तुम इन्हें लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो वो तक बताते थे ऐसे या नहीं थे ना? तो वो टीचर्स एक्चुअली आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे थे। स्कूल का या कॉलेज का कभी भी ये काम नहीं है कि तुम्हें कुछ चीज एक्चुअली सिखा के भेजी जाए। सिखाने के लिए तो वोकेशनल कोर्स भी है, सिर्फ कैरेक्टर डेवलपमेंट है। हमारे स्कूल एजुकेशन इसी चीज में फेल हो जाता है। ठीक है, कि हमारा सारा फोकस ही फिर मार्क्स पे चला जाता है, बल्कि सारा फोकस कैरेक्टर डेवलपमेंट पे होना चाहिए। वो सब्जेक्ट सारे कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए लाए गए थे हमेशा। वो तो बाद में कंपटीशन ऐसा शुरू हुआ कि
रटने का ट्रेंड शुरू हो गया कि बस रट दो, पेपर में जाके सब फेंका और घर आ गए, अगले दिन पूछ लो वही सवाल, नहीं याद। ठीक है। और फिर एक लाइफ टाइम असर रहता है फ्रेंड्स का। फ्रेंड्स में क्या है, एक तो इंटर फैमिली वैल्यूज एक्सचेंज होती हैं। कुछ चीजें तुम अपने फ्रेंड से सीखते हो, कुछ अपने फ्रेंड्स को सिखाते हो। ठीक है। और ये एक ऐसी चीज होती है जहां पे लॉन्ग टर्म में इंटरेक्शन बढ़ती जाती है। तो तुम तभी कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस जो तुम यूज करते हो, तुम्हारे फ्रेंड्स यूज करते हैं, वो तुम भी करने लग जाते हो। तो ये तो सिर्फ एक डिटेक्टेबल फेस है कि तुम लैंग्वेज सेम हो रही है तुम्हारी। इनर चीज ये है कि तुम्हारी बहुत सारी और हरकतें भी सेम होती जाती है। ठीक है। तभी घर वाले कहते हैं कि बुरी संगत से दूर रहो, इस संगत का असर पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज पड़ती है असर। क्लियर है। अब लास्ट चीज एक असर जो आपके ऊपर दिखाती है, जो किसी चीज में, मतलब दो चीजें जो आपकी लाइफ में असर दिखाती हैं, जिनका डायरेक्टली कहीं हमें दिखती नहीं पर बहुत बड़ा रोल है। एक है रिलीजन। रिलीजन आपकी लाइफ में एक मॉरल कोड का काम करता है, जो आपको एक बाउंडेशन में रखता है, बाउंड करके रखता है। ये बाउंड करके जब रखेगा आपको, ये एक बैरियर सेट कर देगा। इससे बाहर जाना आपकी कम्युनिटी, आपका रिलीजन और आपकी इनर कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगी। ये ऐसे मॉरल कोड सेट कर देता है जिसे आपको पता भी नहीं चलता। आप नहीं भी करना चाहोगे, सोसाइटी इन्फोर्स करवाती है इसे, तो फिर तुम्हें भी करना पड़ता है। दूसरी साइड पे है आपका टीवी, या आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं। ठीक है। जो तुम देखते हो वो वैल्यूज जरूर आती हैं। ये रिसर्च में पाया गया है कि जो जैसे बच्चे ज्यादा वायलेंट गेम्स खेलते हैं, लड़ाई वाली, वो एक्चुअली ज्यादा वायलेंट भी होते हैं। तो अगर तुमने ओवर द टाइम नोटिस किया हो, टीवी पे जो कार्टून्स हैं वो ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। सॉफ्ट इन द सेंस कि ये बताओ ये क्या है, मतलब प्रॉपर कार्टून का इंटरफेस कम हो गया छोटे बच्चों के लिए, अगर तुमने नोटिस किया हो। ठीक है। बहुत ही डम से कार्टून्स आते हैं। ठीक है। जो खैर बच्चे इंजॉय भी करते हैं, पर अगर पुराने कार्टून से कंपेयर करो तो उनमें लर्निंग जैसा कुछ इन्फोर्स किया होता है। उसमें कुछ ना कुछ, कोई चीज रिसाइट करनी सिखाई होगी, या कुछ फाइंड करने के लिए ऊपर होगा, ऐसी चीजों के ऊपर ही फोकस होगा। पुराने कार्टून्स में मोरालिटी कहीं नहीं थी, कोई किसी को मार रहा है, कुछ कर रहा है, ये क्योंकि लॉन्ग टर्म में रियलाइज किया गया, ये गवर्नमेंट्स ने करवाया इन्फोर्स। ये कोई अचानक किसी कॉन्शियसनेस नहीं जागी कि हम ऐसे कार्टून बनाना शुरू करें। ये सरकारों ने अपनी जनरेशन खराब होते हुए देख के किया, और उससे दूसरा असर भी हुआ है कि हमारी जनरेशन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गई। अब जो अगली स्टडी देखी जा रही है, हमारी आने वाली जनरेशन को डिप्रेशन जल्दी हिट होता है, क्योंकि उन्हें हम वायलेंस से इतना ज्यादा बचा के रखते हैं, उन्हें कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम दिखती है वो साथ ही साथ डिप्रेस हो जाते हैं। मिलेनियल्स की तभी तो कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब जनरेशन है। ठीक है। तो जो दादे रहे हैं उन्होंने तो वॉर्स भी देखी हैं, उन्हें कोई डिप्रेशन नहीं होता था, क्योंकि एक टाइम वो बॉम्ब से भी छुपते फिर रहे होते थे। ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेंटल प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो हमने रिकॉग्नाइज भी किया है, पर मेंटल प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ने लगी हैं, उसका वन ऑफ द रीजन है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमने हार्डनेस की वैल्यू फॉरगॉन कर दी है, उसकी जगह हमने सॉफ्टनेस को अपना लिया। तो वो वैल्यू भी अपनी जगह पे सही है। ठीक है। काइंड होना जरूरी है, लोगों की मेंटल हेल्थ समझनी जरूरी है, पर दूसरी साइड पे क्या हमने ज्यादा ही सॉफ्ट कर दिया। और दूसरी साइड पे ये भी पॉइंट आउट करना जरूरी है कि जहाँ पे हार्डनेस की भी बात की जाए, जो बच्चे ज्यादा ही हार्डनेस में रहते हैं
जैसे कि यही आपके गेम्स खेलने में, तो वो अपने आप में इसका शिकार हो जाते हैं, तो ज़्यादा वायलेंस करने लग जाते हैं। कुछ जो ज़्यादा वायलेंट गेम्स खेलते हैं या जो ज़्यादा वायलेंट शोज देखते हैं, वो अपने आप में ज़्यादा वायलेंट होते हैं वो बच्चे। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अब आपने ये वीकेंड तक ये वाली पढ़नी है, अगली भी हम शुरू कर लेंगे, पर ये वीकेंड तक पढ़नी है और वीकेंड पे इसका टेस्ट है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो वीकेंड से पहले पूछ लो।